हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। आज हम एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे हम हिंदी में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भी बोलते हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली हमने सीसीएस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करी है। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, क्योंकि हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट का पूरा बेसिक्स कवर किया है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि प्रस्ताव क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रॉमिस किसे कहते हैं, प्रतिफल क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और संविदा क्या होती है, और कितने प्रकार की संविदा होती है, ये भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, और अगर कोई भी संविदा तोड़ता है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या उपचार अवेलेबल है, यानी कि रेमेडीज दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो किसी भी कानून को पढ़ने से पहले हमें उसका इतिहास जानना चाहिए, हिस्ट्री जाननी चाहिए, तभी हम किसी भी कानून को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री डिस्कस करना चाहूंगा। तो जैसा मैंने आपके साथ बताया कि भाई ये 1872 का कानून है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1872 से पहले कोई संविदा नहीं होती थी भारत में। वो होती थी, बट एज पर दी पर्सनल लॉ। मतलब कि हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ से गवर्न होती थी चीजें, और मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉ से गवर्न होती थी। मतलब कि अगर दोनों पार्टी हिंदू हैं और फिर संविधान में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वहां पे हिंदू लॉ अप्लाई होता था। वहीं अगर दोनों पार्टी मुस्लिम है और वहां कोई अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो वहां पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था। बट कंफ्लिक्ट यहां पे आता था जब एक पार्टी हिंदू हो और एक पार्टी मुस्लिम हो। तो ऐसे केस में हम कैसे केस डिसाइड करेंगे? तो वो होता था कि भाई जो प्रतिवादी है उसका जो कानून है वो अप्लाई होता था। प्रतिवादी वो जिसने की वो संविदा तोड़ी है, और ये इसलिए किया जाता था ताकि इम्पार्शियलिटी मेंटेन करी जा सके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि संविदा बनती कैसे है। तो इसमें सबसे पहले प्रपोजल आता है, यानी कि प्रस्ताव दिया जाता है, और जब ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसकी स्वीकृति हो जाती है, तो फिर यह बन जाता है प्रॉमिस, यानी कि वादा। वादे के बाद कंसिडरेशन आता है, यानी कि प्रतिफल। और जब ये कंसिडरेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट पे फ्रेम किया जाता है विद टर्म एंड कंडीशन, तो वो बनता है एग्रीमेंट, यानी कि करार, समझौता। और जब ये एग्रीमेंट यानी कि करार एनफोर्स किए जाते हैं विधि द्वारा, तब वो बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा। और अगर वो विधि द्वारा लागू नहीं किए जा सकते तो फिर वो एग्रीमेंट पर ही खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जाम में आपको किन किन वर्ड्स पे फोकस करना है जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑल एग्रीमेंट्स, कि भाई सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेंगे जब फ्री कंसेंट हो, उसमें कॉम्पिटेंट पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए उसके अंदर, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इस एक्ट में वो स्पेसिफिकली कहीं पे वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हो। इसे अब हम हिंदी में एक बार डिस्कस करते हैं। यहां पर है कि सभी समझौते संविदा कहलाते हैं यदि वे संविदा करने में सक्षम हो, सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से हो, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए किए गए हो, और जिन्हें स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित ना किया गया हो। तो जैसे मैंने आपके साथ सेक्शन 10 डिस्कस किया डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को ही मैंने कुछ पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ है ऑल एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि भाई प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है और प्रॉमिस क्या होता है। तो जब प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस आ जाती है, दोनों को मिलाकर बनता है प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस एक लीगल डॉक्यूमेंट पर लिख दिए जाते हैं तो वो बनाते हैं एग्रीमेंट। अब जो दूसरा यहां पे वर्ड दिया गया है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 14 से लेके 18 तक। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी को डिफाइन करा गया है सेक्शन 11 और 12 में। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 23 डिफाइन करता है। एंड लास्टली नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये जो पॉइंट है ये सेक्शन 23 से लेकर 30 तक बताता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होंगे। साथ ही साथ सेक्शन 11 में भी बताया गया है कि भाई कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे, और सेक्शन 56 भी यही बात करता है कि भाई कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिकम्स वॉइड हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 10 के साथ जब आप उनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रपोजल या प्रॉमिस क्या होता है, तो आपको सेक्शन 2 ये बताता है कि भाई प्रपोजल होता क्या है, या फिर सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 सब सेक्शन
एक देखते हैं जिसमें प्रपोजल डिफाइन किया हुआ है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। ये मेरे पास एक मेरा फोन है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरा ये फोन 10,000 रुपए में खरीदेंगे, तो मैंने आपको क्या दिया है, प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है। वहीं अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ सर मैं आपका फोन 10,000 में खरीदूंगा, तो आपने क्या दी, अपनी स्वीकृति दी। और जब आप मेरे प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉमिस, यानी कि वादा, जो कि 2B में डिफाइन किया गया है। और 2C में यह बता रखा है कि जो प्रपोजल है, जो मतलब जो प्रपोजल दे रहा है, यानी कि मैंने आपको प्रपोजल दिया अपने फोन के लिए, तो मैं कहलाऊंगा प्रॉमिसर। और जब आप मेरा एक्सेप्टेंस दे देते हैं मेरे प्रपोजल पे, तो आप कहलाएंगे प्रॉमिसी। अब हम डिस्कस करते हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2D में दी गई है। इसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है बेसिकली कुछ लेन देन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया कि भाई ये मेरा फोन आप 10,000 में लेंगे, तो यहां पर जो कंसिडरेशन है मेरे लिए वो है 10,000 रुपए, जो कि मेरी डिजायर है। और वहीं आपके लिए जो कंसिडरेशन है वो मेरा फोन है। आपको क्या मिलेगा मुझसे, फोन, मुझे क्या मिलेगा, 10,000 रुपए। तो हम दोनों के लिए क्या है कंसिडरेशन, आपके लिए फोन, मेरे लिए पैसा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन, जो कि 2E में डिफाइन करी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, जो कि दी गई है 2H में। तो 2H कहता है कि एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हर एक करार जो कि विधि द्वारा लागू कराया जा सकता है उसे हम संविदा कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला हमारा जो फॉर्मेशन का एसेंशियल है, प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भी बोलते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं एक वैलिड ऑफर की, वो पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि जो प्रस्ताव दिया गया है वो पार्टी तक पहुंचना चाहिए, उसकी नॉलेज में आना चाहिए। तो इसमें एक लैंडमार्क केस है जो हम पढ़ते हैं अक्सर, जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ, एक नौकर था, एक मालिक था। मालिक की भतीजी या भतीजा कोई खो जाता है, तो मालिक ने नौकर से बोला कि जा रामू, आज अपने नमक का फर्ज अदा कर। तो रामू जी चले जाते हैं। ये रामू मैंने एक इल्यूजनरी नाम लिया है, तो आप समझना बस केस के फैक्ट्स। तो वो चला जाता है नौकर, वो बच्ची को ढूंढता है। इतने में ही जो मालिक होते हैं वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि भाई जो भी मेरे भतीजे भतीजी को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं एक सर्टेन अमाउंट दूंगा। अब कुछ दिन नौकर ढूंढता है, उसे वो बच्ची मिल जाती है, वो मालिक के पास लेकर आ जाता है वापस घर। बाद में नौकर को पता चलता है कि मालिक ने कोई एडवर्टीजमेंट निकाला था, रिवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन, वो वहां मालिक से मांगता है। मालिक उसको मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। नौकर केस करता है मालिक पर उस रिवॉर्ड के अमाउंट के लिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि ये जो ऑफर दिया गया था ये तो नौकर तक कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था। और दूसरा, क्योंकि नौकर की ये लीगल ड्यूटी थी उस बच्ची को ढूंढना, तो इसीलिए कोर्ट ने यहां पर उसको रिवॉर्ड की जो अमाउंट थी वो नहीं दिलाई। सेकंड इसमें जो कंडीशन है वो है ऑफर मस्ट बी क्लियर। मतलब कि जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि क्या आप मेरा ये फोन 10,000 में खरीदेंगे, तो यहां पर मैंने आपको एकदम क्लियर इंडिकेशन दी थी। अगर मैं आपसे कहता कि क्या आप मेरा ये फोन खरीदोगे, तो क्या ये क्लियर प्रस्ताव था? क्योंकि मैंने इसमें आपको कोई कंसिडरेशन तो बताया नहीं कि भाई 10,000 में लोगे या 5,000 में लोगे या 50,000 में लोगे। थर्ड कंडीशन है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड होना चाहिए ऑफर। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 10,000 में मेरा ये फोन लोगे, तो यहां जो अमाउंट मैंने फिक्स करी 10,000, ये एक सर्टेन ऑफर है। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये मेरा फोन आप 10 से 15,000 रुपए में लोगे, तो ये अनसर्टेन ऑफर है। इसके बाद फोर्थ जो कंडीशन आती है वो आती है ऑफर मस्ट बी लॉफुल। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कि लॉ की नजरों में वैलिड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेरे फोन के बदले मुझे चरस गांजा दोगे, तुम कड़क माल है ना, तो ये क्या है, एक अनलॉफुल ऑफर है, इसे आप नहीं इन्फोर्स करा सकते। तो नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर आपके साथ संविदा करी है तो मेरा ये पूरा इरादा है, अगर आपने कल को ये जो वादा किया है मुझसे संविदा में, अगर वो पूरा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं। अब एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं हिंदी में। वैध प्रस्ताव के लिए शर्तें।
पहली है प्रस्ताव का संचार होना आवश्यक है, प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव वैध होना चाहिए, कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर कि भाई ऑफर प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं कितने होते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है जनरल ऑफर का, सेकंड है स्पेसिफिक ऑफर, थर्ड काउंटर ऑफर, फोर्थ क्रॉस ऑफर, फिफ्थ इनविटेशन टू ऑफर, सिक्स्थ स्टैंडिंग ऑफर और लास्ट है कंडीशनल ऑफर। मैं आपको एक बार ये हिंदी में भी पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूं। प्रस्ताव के प्रकार, पहला है सामान्य प्रस्ताव जिसे हम जनरल ऑफर बोलते हैं, दूसरा है विशिष्ट प्रस्ताव जिसे स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, तीसरा है प्रत्युत्तर प्रस्ताव जिसे काउंटर ऑफर बोला जाता है, फोर्थ है क्रॉस प्रस्ताव जिसे क्रॉस ऑफर बोला जाता है, पांचवा है प्रस्ताव का आमंत्रण जिसे इनविटेशन टू ऑफर बोल रहे हैं, और सिक्स्थ है स्थायी प्रस्ताव स्टैंडिंग ऑफर, सातवां है सशर्त प्रस्ताव यानी कि कंडीशनल ऑफर। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। जनरल ऑफर का मतलब होता है बेसिकली कि ये पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी कंडीशन बताई थी वैलिड ऑफर की, उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जनरल ऑफर जो है इसमें आपको कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। ये इस केस में डिसाइड हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। इस केस में क्या हुआ कि कोई एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी इंग्लैंड में फैली हुई थी, और ये जो स्मोक बॉल कंपनी थी इसने ये दावा किया था कि भाई जो भी इनकी स्मोक बॉल खाएगा उसे वो बीमारी नहीं होगी, और इन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में भी डिपॉजिट कराया था कि भाई अगर कोई क्लेम करेगा कल को तो हम उसको ये अमाउंट देंगे। अब हुआ क्या, ये जो कार्लिल थी इन्होंने इस कंपनी ने जो जो कंडीशन या जो जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताए थे उसी तरीके से स्मोक बॉल जो है वो कंज्यूम करी, और फिर भी इनकी जो बीमारी थी वो कंट्रोल नहीं हुई और इन्हें वो इन्फ्लुएंजा बीमारी लग गई। अब ये पहुंच गई कोर्ट कि भाई इन्होंने जो बताई थी कंपनी ने, मैंने वैसे वैसे फॉलो किया, फिर भी मेरे को ये बीमारी लग गई, और जो इनाम कंपनी ने डिसाइड किया वो मुझे दिलवाया जाए। और कंपनी ने ये कहा कोर्ट से कि इन्होंने हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया अपनी एक्सेप्टेंस, तो हमें कैसे पता चलता कि भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। तो फिर कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया और हेल्ड किया कि जनरल ऑफर के लिए कभी भी जो कम्युनिकेशन है वो बैरियर नहीं बनेगी, मतलब कम्युनिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने उस ऑफर की कंडीशंस फुलफिल कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, कि हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, हमने तो सिर्फ प्रमोशन के लिए जो है ये ऑफर निकाला था मार्केट में। तो कोर्ट ने फिर इनसे ये पूछा कि भाई अगर तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की तो आपने ये जो अमाउंट है ये अपने बैंक में क्यों डाला। फिर यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है अपने बैंक, तो ये आपकी इंटेंशन दिखाता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। और यहाँ पे जो कार्लिल है उनको जो कंपनी ने रिवॉर्ड ऑफ अमाउंट तय किया था वो वापस से दिलवाया कोर्ट ने। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को वो ऑफर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना फोन बेचने का ऑफर रामू को किया है कि भाई रामू 10,000 रुपए मेरा फोन खरीदेगा, तो शामू अगर मेरे को 10,000 रुपए आके दे दे तो मैं उसको ये ऑफर मना कर सकता हूं कि भाई मैंने जो ऑफर दिया वो सिर्फ रामू के लिए था, शामू के लिए नहीं था। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड जो टाइप है वो है काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑफर है, इसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए मैं एक शर्ट खरीदने गया मार्केट में और मैंने दुकानदार से पूछा कि भाई ये वाली शर्ट कितने की है, तो उसने बोला कि जी ये शर्ट तो 700 रुपए की है। 150 रुपया देगा। अब मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, 500 में दे दे, डन करते हैं। तो जैसे ही मैंने उसे 500 बोला, वहीं जो उसने मेरे को ऑफर दिया था 700 रुपए का वो लैप्स हो गया। अब उसकी मर्जी है वो मुझे 500 रुपए में वो शर्ट दे या ना दे। हाँ, अगर उसने मेरे को मना कर दिया और फिर मैं उसे 700 रुपए दूं कि भाई ये मेरी शर्ट पैक कर दे, तो फिर उसकी मर्जी है कि वो मेरे को उसी ऑफर में दे या ना दे, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। इसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब आप बार्गेन करते हैं मार्केट में जाके, जो आप अपना प्राइस कोट करते हैं उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो इस पे मैं आपको एक लैंडमार्क केस ही बताता हूं जो आप एग्जाम में अपने लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। केस का नाम है हाइडे वर्सेस रेंच। इस केस में क्या हुआ, रेंच अपना घर बेचना चाहता था, तो उसने हाइडे को ऑफर दिया 1000 यूरोज में कि भाई क्या तुम मेरा घर खरीदोगे 1000 यूरोज में। तो हाइडे ने बोला कि 1000 यूरोज में तो नहीं,
950 में डन करते हैं। तो जो रेंच था उसने मना कर दिया कि नहीं 1000 से नीचे नहीं लूंगा। फिर जब उस रेंच ने मना कर दिया तो हाइडे ने फिर उसी सेम अमाउंट पे एग्री करा कि भाई चल ठीक है, एक काम कर दे, तुम मुझसे 1000 यूरो ले लो और डील करते हैं। तो फिर वहां पे रेंच ने मना कर दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो जैसे ही हाइडे ने 950 का उसको ऑफर दिया, वो काउंटर ऑफर दे दिया और ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। तो ओरिजिनल ऑफर वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया। अब रेंच की मर्जी थी कि वो उसको 1000 यूरोज में घर बेचे या ना बेचे, इसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब नेक्स्ट जो टाइप है ऑफर का वो है क्रॉस ऑफर। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था फोन का। तो मान लीजिए मेरे को ये फोन बेचना है और सेम आपको ये मेरा फोन खरीदना है, ठीक है, सेम अमाउंट पे 10,000 रुपए। आपने भी सोच रखा है कि भाई 10,000 में मैं इनका फोन खरीदूंगा, और मैंने भी सोच रखा है कि मैं 10,000 रुपए कब अपना फोन बेचूंगा आपको। लेकिन हम दोनों को नहीं पता इसके ऑफर के बारे में। मतलब कि ना आपको ये पता है कि मैं 10,000 का फोन आपको बेचना चाहता हूं, और ना मुझे ये पता है कि भाई 10,000 रुपए में आप भी खरीदने के लिए रेडी है। अब एक दिन हम लोग मिलते हैं और मैं सडनली आपसे बोलता हूं कि क्या आप मेरा 10,000 में फोन खरीदोगे, और सडनली ही आप मेरे से कहते हैं कि भाई 10,000 रुपए में क्या आप मेरे को अपना फोन दोगे। तो ये क्या है? क्रॉस ऑफर है। यहां पर दोनों ही ऑफर डिस्ट्रॉय हो गए। अब अगर आपको वैलिड ऑफर देना है तो एक फ्रेश ऑफर देना पड़ेगा किसी भी पार्टी को जो भी खरीदना या बेचना चाहते हैं, और सामने वाला जब उस पर एक्सेप्टेंस दे देगा तब वो बनेगा वैलिड एग्रीमेंट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट आता है इनविटेशन टू ऑफर। इसी का पार्ट होता है लोएस्ट ऑफर। पहले हम समझते हैं इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर होता है जब आप कभी मॉल में अगर जाते हैं तो वहां जितने भी आउटलेट्स होते हैं, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो फोन एसेसरीज हो, कोई भी आउटलेट हो, या फिर अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं या फ्लिपकार्ट पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब कि आप जाएंगे, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप जाइए, उनको ऑफर दीजिए, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये जो ऑफर है इनविटेशन टू ऑफर, ये नॉर्मल ऑफर से अलग है। कैसे अलग है मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए आप रिबॉक के शोरूम में गए और वहां आपको एक आर्टिकल जूते का पसंद आया, उस पे टैग था 2,000 रुपए। तो आपने वो जूता उठाया और काउंटर पर लेकर गए, और जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ था पर्सन, उसके मुंह पे 2,000 रुपए देकर मारे कि ले भाई चल पैक कर इसको। अब वहां पे उस जो कैश काउंटर पे बैठा है उसकी ये मर्जी है वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा है। तो इसी को बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। अब मैं आपको बताता हूं लोएस्ट ऑफर क्या होता है। इसे मैं आपको एक केस लॉ के थ्रू बताता हूं। केस का नाम है हार्वे वर्सेस फेसी। तो इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने सामने वाले पर्सन से कहा कि क्या तुम मुझे ये बम्बर होल पेन बेचोगे, लीस्ट प्राइस कोट करो। अब जो सामने वाली पार्टी थी जिसपे ये पेन था बम्बर होल, उसने लीस्ट प्राइस कोट कर दिया, बता दिया कि भाई इतना है। अब उसने वो पैसे दे दिए कि भाई मुझे दो ये पेन। तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ लीस्ट प्राइस कोट किया है, बेचूंगा या नहीं ये तो मैंने बताया ही नहीं। जो पार्टी खरीदना चाहती थी वो चली गई कोर्ट में केस करने कि भाई मैंने इनसे पूछा था कि आप अपना बम्बर होल पेन खरीदना चाहते हैं तो लीस्ट प्राइस कोट करो। अब इन्होंने वो लीस्ट प्राइस कोट कर दिया, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं, पेन नहीं दे रहे। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उसने सिर्फ आपको लीस्ट प्राइस बताया, ये नहीं बताया कि बेचेगा या नहीं। तो यहां पर ये वैलिड ऑफर नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट की, कि भाई एक टाइम तक आपको सेल लगी है, आप आइए 100 रुपए का माल 50 में खरीद लीजिए। अगर आपने उस टाइम पीरियड में उस सेल का फायदा उठा लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं उठाया तो फिर बाद में आप जाके ये नहीं कह सकते कि भाई 100 का माल मुझे 50 में दो। इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, जो कि एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो दिवाली पे भी सेल लगती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मार्केट में। तो वो सिर्फ दिवाली के लिए रहती हैं। अगर दिवाली निकल गई, एक बार सेल निकल गई, तो फिर वो ऑफर भी खत्म हो जाता है। अब लास्ट जो हमारे पास ऑफर आता है वो आता है कंडीशनल ऑफर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि जो आईफोन आते हैं, तो जो आईफोन आप खरीदते हैं मार्केट में, कंपनी बहुत शातिर हो गई है। कंपनी क्या करती है कि सिर्फ फोन आपको बेचती है, और जो उसके चार्जर हैं वो बोलती है कि भाई अलग से खरीदो। अब यहां जो ये सेल हो रही है, यहां पे जो ऑफर दिया जा रहा है, ये कंडीशनल ऑफर है। मतलब कि कंपनी कह रही है आपसे कि हम आपको सिर्फ फोन देंगे, चार्जर नहीं देंगे। वो कंडीशन लगा रही है। अगर आप फिर भी उस फोन को खरीदते हैं तो बाद में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई कंपनी ने हमें चार्जर नहीं दिया। तो ये जो है किस में आता है? कंडीशनल ऑफर में, कि भाई कंडीशन के साथ भी ऑफर दिया जा सकता है और ये वैलिड होता है। अब
नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ अभी ऑफर डिस्कस किया, कुछ कंडीशंस बताई हैं, उसी तरीके से जब आप स्वीकृति देंगे तो आपको 3 कंडीशंस एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब यह है कि जैसा आपको ऑफर मिला है आपको वैसे के वैसा ही एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई भी शर्त नहीं लगानी है अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरी बाइक 10,000 रुपए में खरीदेंगे, और आप ये बोलते हैं कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे बस उसके टायर की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे टायर बेच दें, तो यहां पर जो आपकी एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो कंडीशन है वो सिर्फ वो व्यक्ति लगा सकता है जो आपको ऑफर दे रहा है। आप एक्सेप्ट उसको एज इट इज करें, अदरवाइज आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब सेकंड जो कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस, जो स्वीकृति है वो वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर मिला है। इसका एग्जांपल ये, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी बाइक 10,000 रुपए में खरीदेंगे, तो यहां पर आपके बिहाफ पे आपका दोस्त एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, स्वीकृति आपको ही देनी पड़ेगी। और लास्ट कंडीशन है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसका मतलब ये होता है कि जिस मैनर में आपको स्वीकृति देने के लिए बोला गया है आप उसी मैनर में स्वीकृति दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट में कोई जॉब का इस्तिहार देखा है और वहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना रिज्यूमे बाय ईमेल हमें भेजें, और आप ईमेल ना भेजकर आप डायरेक्टली अगर कंपनी में चले जाते हैं अपना रिज्यूमे देने, तो वहां पर कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया गया था आपने रिज्यूमे उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं भेजा। हाँ, कंपनी की मर्जी है, अगर वो चाहे तो आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है। इसमें यह बोला गया है कि भाई कंसिडरेशन जो है कितनी चाहिए वो प्रोमिसर के डिजायर पर है, मतलब कि जो आपको ऑफर दे रहा है वही डिसाइड करेगा कि कितनी जो कंसिडरेशन है वो चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने आपको ऑफर में और एक्सेप्टेंस में कुछ कंडीशंस बताई थी, उसी तरीके से कंसिडरेशन में भी कुछ कंडीशंस है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई कंसिडरेशन कितना चाहिए ये ऑफर डिसाइड करेगा जो ऑफर दे रहा है, और ये बात बोली गई थी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में। और सेकंड कंडीशन है कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस में कि आपके बिहाफ पे आपका दोस्त एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, बट कंसिडरेशन में आपके बिहाफ पे आपका दोस्त कंसिडरेशन पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको घर खरीदना है और आपके पास पैसे नहीं है या थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट आपका फ्रेंड कर सकता है और वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। बट हाँ, ये इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसी को ही सारी पेमेंट करनी होगी अगर वो घर खरीदना चाहता है, बट इंडिया में ये अलग तरीके से काम करता है। थर्ड है कि इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कि प्रतिफल पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन है कंसिडरेशन नीड टू बी एडिक्वेट इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो भी कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो लॉ की नजरों में सफिशिएंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 5 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 रुपए में खरीद ली है, तो फिर यहां पर कोर्ट को डाउट होगा कि भाई 5 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 में कैसे खरीद ली। हाँ, जिसने प्रॉपर्टी बेची है या जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर उनमें से कोई भी कोर्ट नहीं जाता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं हो, तो फिर ये वैलिड कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। इसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई पार्टी गई नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे वादा करूं कि आप मुझे अपना फोन दे दो और मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो रियल होना चाहिए और इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि कंसिडरेशन जो है इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हाँ, मोरलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या मोरल है क्या नहीं है। इलीगल का मतलब है कि आप किसी सुपारी किलर को पैसे देते हैं कि भाई इस एक्स पर्सन को मार दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? नहीं, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंसिडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए। यही बात सेक्शन 23 में लिखी हुई है कि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। अब इसी के साथ सेक्शन 25 पढ़ा जाता है।
सेक्शन 25 ये कहता है कि भाई अगर कंसिडरेशन नहीं है एग्रीमेंट में तो फिर ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। वॉइड का मतलब शून्य माना जाएगा। बट हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला अपवाद है लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब है कि अगर फादर ने अपनी डॉटर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो यहां पर फादर को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बट स्टिल ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। इसमें शर्त यह है कि ये रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। सेकंड अपवाद है कंपनसेट पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। मान लीजिए अगर मैंने किसी डूबते हुए इंसान की जान बचा दी और वो इस बात से खुश होकर वो बोले कि भाई सर मैं आपको 10 तारीख को 10,000 रुपए दूंगा, और अगर वो 10 तारीख को मुझे वो 10,000 रुपए दे देता है, बेशक उसको कोई कंसिडरेशन मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वॉलेंटरी सर्विस दी है उसको, उसकी जान बचाकर। हाँ, अगर वो नहीं देता है मेरे को तो फिर मैं केस फाइल कर सकता हूं उसके खिलाफ। तो कोर्ट मुझे वहां पर ये नहीं पूछेगी कि भाई इसमें कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको अपनी वॉलेंटरी सर्विस दे चुका हूं, वो सिर्फ मुझे कंपनसेट कर रहा है वहां पर। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है पे टाइम बाय डेट। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए अपने फ्रेंड को उधार दे दिए। अब उधार रिकवर करने का जो टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963 वो 3 साल है। 3 साल में अगर आपने अपना पैसा रिकवर कर लिया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 3 साल बाद आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट आपको मना कर देगी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में यही लिखा है। हाँ, आप अपनी सोर्सेज का इस्तेमाल करके या बाहुबल का इस्तेमाल करके अपना पैसा रिकवर कर लें तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आप कोर्ट के थ्रू पैसा रिकवर नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को भी पैसा देते हैं तो उसे 3 साल के अंदर अंदर रिकवर कर लें, अदरवाइज आप पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो एक मात्र रास्ता है वो ये है, तीसरा पॉइंट जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका यह रास्ता है कि आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उस पर यह लिखवाना पड़ेगा कि हाँ मैं आपको इस डेट को मैं इतना पैसा जो मैंने आपसे लिया है वो मैं दे दूंगा। तो जब वो एग्रीमेंट बन जाएगा तो जो 3 साल का आपको टाइम पीरियड पहले मिला था वो इस एग्रीमेंट के बाद एक्सटेंड हो जाएगा वापस से 3 साल। वही ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा कोई कंसिडरेशन दिया जाता है तो वो वैलिड होगा, बेशक टाइम पीरियड निकल गया हो। और जब कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि भाई यहां पर तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, आपने कोई कंसिडरेशन तो दिया ही नहीं, तो यहां पर आप ये बोलेंगे कि भाई मैंने पास्ट में जो कंसिडरेशन है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और ये एक मात्र एग्जांपल है पास्ट कंसिडरेशन का। फोर्थ एक्सेप्शन है गिफ्ट, जो कि मैं पहले ही पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फादर ने अगर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो वो इसी कैटेगरी में आती है, चाहे तो आप इसमें गिफ्ट में कर लीजिए, चाहे उसे लव एंड अफेक्शन में बोलिए। फिफ्थ जो एक्सेप्शन है वो है रेमिशन। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपने 10,000 रुपए उधार दिए अपने दोस्त को। अब वो आपसे कहता है कि भाई मैं 10,000 रुपए आपको वापस नहीं कर सकता, मेरे पास तो 8,000 रुपए हैं, और आप वो 8,000 रुपए एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो इसमें सिक्स्थ जो एक्सेप्शन है वो है चैरिटी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने किसी रिलीजियस पर्सन से वादा किया कि भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए डोनेशन दूंगा, और उस वादे पर उस रिलीजियस पर्सन ने कोई लोन ले लिया 50,000 का मंदिर को रिनोवेट कराने के लिए, और जिस दिन वादे की डेट थी पैसे के लिए उस दिन आप मुकर गए अपने वादे से कि भाई मैं तो नहीं दे रहा। तो यहां पर जितनी लाइबिलिटी उन्होंने इनकर्ड करी है, मतलब अपने ऊपर डाली है, जो लोन लिया है 50,000 रुपए का, उतने एक्सटेंट तक आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और यहां पर इनकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं, ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एसेंशियल है सेक्शन 10 का लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये, जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था कि भाई अगर आप कोई सुपारी किलर को हायर करते हैं मर्डर कराने के लिए, तो वहां जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मर्डर है, वो इलीगल है, तो अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन 10 का एसेंशियल है जिसपे ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिका हुआ है वो है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 2E, जिसमें ये लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड अपना घर बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। उसने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदेंगे। आपने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई मैं खरीद लेता हूं, और आपने 3 लाख रुपए उसको एज ए टोकन मनी दे दिया। अब आपने उसको वादा कर दिया कि भाई मैं आपका घर खरीदूंगा और बचे हुए जो पैसे हैं 7 लाख रुपए वो मैं उस दिन आपको दूंगा जिस दिन रजिस्ट्री होगी। उसने भी आपको वादा किया जिस दिन रजिस्ट्री होगी मैं आपको पोजीशन दे दूंगा घर का। अब ये जो प्रोमिसेस आपने करे हैं ये जब आप एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख देंगे
सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो वो कहलाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट होते हैं दो तरीके से, पहला होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ और दूसरा होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक होता है कानून द्वारा प्रवर्तनीय और दूसरा होता है कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या है। इसमें तीन तरीके के एग्रीमेंट आते हैं। पहला आता है सोशल एग्रीमेंट, दूसरा आता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट और तीसरा आता है रिलीजियस एग्रीमेंट। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको इनवाइट किया कि क्या आप मेरी शादी में आएंगे, तो आपने कहा यस सर बिल्कुल आएंगे, आप बताइए डेट। आपने मुझसे प्रॉमिस किया मेरी शादी में आने के लिए, बट आप मेरी शादी में नहीं आए। अब उसकी वजह से जितना भी खाना वेस्ट हुआ या जितना भी पैसा मेरा वेस्ट हुआ, क्या मैं उस पैसे के लिए आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम एक एक करके तीनों डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट। सेकंड जो एग्रीमेंट है वो है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके फादर साहब ने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई अगर आपके 90% मार्क्स आते हैं एग्जाम में तो वो आपको आईफोन 16 दिलाएंगे या आईफोन 17 प्रो मैक्स दिलाएंगे। अब आपने इतनी शिद्दत से मेहनत करी कि आपने 90 नहीं 95% लिया है एग्जाम में, और फिर आप गए अपने फादर साहब के पास कि भाई मुझे दिलाओ आईफोन 17 प्रो। अब वहां जाकर आपके फादर साहब गए मुकर कि भाई मैं नहीं दिलाता आप। तो क्या आप अपने फादर साहब के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं कि भाई मेरे को आईफोन 17 दिलवाया जाए मेरे फादर साहब से? तो इसका आंसर है नहीं। थर्ड जो एग्रीमेंट है वो है रिलीजियस एग्रीमेंट। अब मान लीजिए आपने किसी से वादा कर दिया, किसी रिलीजियस पर्सन से, कि भाई मैं 1 लाख रुपए आपको डोनेशन दूंगा किसी भी रिलीजियस इवेंट के लिए या फंक्शन के लिए। अब आपने उसको एक डेट दे दी कि भाई 15 जनवरी को आना और मैं आपको ये 1 लाख रुपए दे दूंगा। 15 जनवरी आई, वो पर्सन आपके पास आया, उसने कहा कि जी लाओ श्रीमान 1 लाख रुपए दो जो आपने वादा किया था। आपने कहा कौन से 1 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देता। अब क्या वो जो रिलीजियस पर्सन आपके घर आया है, क्या वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है उन 1 लाख रुपए के लिए? तो आंसर है नहीं। अब जैसा मैंने आपके साथ ये तीनों एग्रीमेंट डिस्कस करे हैं, अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि आप कोर्ट में केस फाइल क्यों नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब कि आपका शुरुआत से ही इरादा नहीं था कि अगर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए तो आप कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। और यही हेल्ड हुआ था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में। इसके मैं आपको शॉर्ट में फैक्ट्स बताता हूं कि क्या हुआ। इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर। मिस्टर बेल्फोर ने अपनी वाइफ से यह प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ मंथली अलाउंस दूंगा एज ए मेंटेनेंस, और कुछ महीने तक मिस्टर बेल्फोर ने वो मेंटेनेंस दिया अपनी वाइफ को, उसके बाद बंद कर दिया। इसी के खिलाफ मिसिस बेल्फोर जो इनकी वाइफ थी वो चली गई कोर्ट में केस फाइल कर दिया फॉर मेंटेनेंस कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। अब कोर्ट ने यहां पे जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि भाई आपकी शुरू से कोई इरादा नहीं था कि आप अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। प्लस दूसरा जो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में इंटेंशन देखी जाती है कि भाई क्या आपकी इंटेंशन थी शुरू से कि आप अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इनको आप लागू नहीं करा सकते, कोर्ट में करा सकते हैं। उसके लिए डीड बननी जरूरी है। डीड का मतलब होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट। अगर मिस्टर बेल्फोर किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर लिखकर और उसको जो है साइन कर देते कि मैं आपको मेंटेनेंस दूंगा हर महीने, और अगर ये बंद कर दे तो फिर कोर्ट से एनफोर्स कराए जा सकते थे। तो यहां पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर डीड बनी है तो आप फादर साहब से भी आईफोन ले सकते हो। अगर डीड बनी है तो जितना पार्टी में खर्चा हुआ है, जो भी वेस्ट हुआ है, वो आपसे रिकवर कराया जा सकता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो है कमर्शियल एग्रीमेंट। जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट हैं वो सारे आप एनफोर्स करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर आपका फ्रेंड आपको घर बेचने का वादा करता है और अगर वो उस वादे से मुकर जाता है एग्रीमेंट पे लिखने के बाद, तो फिर आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ऑनलाइन या फिर किसी शोरूम से, और वहां पर अगर शोरूम वाला या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर वो वादा करके प्रॉमिस करके मुकर जाता है और आपको सामान नहीं देता, तो फिर आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और उनसे वो प्रोडक्ट या फिर जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर मैं इन सारे पॉइंटों को कंक्लूड करूं तो ये समझ में आता है कि सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं।
अब जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एग्जाम में मेंशन करनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप बीएनएस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में पढ़ते हैं कि भाई एवरी मर्डर इज ए कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज ए मर्डर। तो अब हम नेक्स्ट एसेंशियल डिस्कस करते हैं सेक्शन 10 का, जो कि है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट को समझने से पहले आपको कंसेंट समझना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 13 में डिफाइन करा गया है, और ये एक लीगल मैगजीन पर बेस्ड है जो कि है कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, कि दो पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, दोनों लोग एग्री करें सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास दो गाड़ी है, एक है स्विफ्ट, एक है स्विफ्ट डिजायर। अब मैं अपनी स्विफ्ट गाड़ी को बेचना चाहता हूं और मैंने अपने दोस्त को एक ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी स्विफ्ट गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में। तो वो एग्री कर गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर। उसे लगा कि मैं स्विफ्ट डिजायर बेच रहा हूं जबकि मैं अपनी स्विफ्ट गाड़ी बेचना चाहता था, और उसने एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं स्विफ्ट बेचना चाह रहा था और वो स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाह रहा था, तो यहां पर कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्री कंसेंट क्या होती है। तो फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में डिफाइन किया हुआ है, और इसमें बताया गया है कि 5 कंडीशनों को छोड़ के अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पे माना जाएगा कि फ्री कंसेंट है। अब वो कंडीशन है क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कोर्जन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय कोर्जन नहीं होना चाहिए, और ये सेक्शन 15 में डिफाइन करा गया है। इसमें बताया गया है कि भाई कोर्सन का मतलब होता है दबाव। अगर कोई भी पर्सन आपके कनपट्टी पर बंदूक रख दे और कहे कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दीजिए, और दबाव में आके आप अपने जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन के नाम कर देते हैं, तो बाद में आप इसको कोर्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। आप कोर्ट को ये बताएंगे कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये दबाव में कराया गया है, मेरी इसमें फ्री कंसेंट नहीं थी। हाँ, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जो ये बोलेगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दबाव में किया गया है, तो उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप दबाव को साबित करिए पहले, तब कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा के आपकी प्रॉपर्टी रिस्टोर कराएगी। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है भरोसे के रिश्ते में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा दिया गया है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का होता है, डॉक्टर पेशेंट का होता है, या फिर बाबा और उनके भक्तों का होता है। अगर कोई बाबा बोले कि भाई ये सब दुनिया मोह माया है और आप एक काम करो, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर दो, और किसी भक्त ने वो प्रॉपर्टी उस बाबा के नाम कर दी और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो गलत हो गया, तो फिर वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट को ये साबित करेगा कि भाई मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था बाबा ने, और अपनी को और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देगा, और कोर्ट उस भक्त को उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस से दिला देगी, रिस्टोर करा देगी। बट बर्डन ऑफ प्रूफ उस एग्रीव पर्सन पे ही होगा। एग्रीव पर्सन मतलब उस भक्त पे ही होगा, वो प्रूव करे कि हाँ भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है फ्रॉड, जो कि सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होगा। आप उसको जाके कोर्ट में प्रूव करिए कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे कैंसिल करा देगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो अपना घोड़ा बेचना चाहता है किसी को। अब उसे पता है कि वो जो घोड़ा है वो बीमार है या फिर वो लास्ट स्टेज पे है उसकी लाइफ में और वो मरने वाला है, बट वो फिर भी उस घोड़े को बेचना चाहता है और वो किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उस घोड़े को बेच देता है। अब बाद में ये पता चलता है भाई वो घोड़ा मर जाता है, ठीक है। तो जिस इंसान ने वो घोड़ा खरीदा था उसे ये पता लगता है कि भाई ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो इंसान कोर्ट जा सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, और जो भी उसने अमाउंट दी होगी वो कोर्ट उसको वापस करा देगी। हाँ, इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कराएंगे ही कराएंगे, इसके साथ साथ जिस इंसान ने आपके साथ फ्रॉड किया है आप उसको पनिशमेंट भी दिला सकते हैं अंडर सेक्शन 318 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जहां पे चीटिंग डिफाइन है। इसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 में डिफाइन करा गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कोई इंसान अपना घोड़ा बेचना चाहता है और वो पहले से ही जानता है कि भाई मेरा घोड़ा बीमार है और वो मरने वाला है। अब इस केस में क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन में, कि उसे ये नहीं पता कि भाई उसका घोड़ा मरने वाला है या जीने वाला है, उसे सिंपल घोड़े को बेचना होता है, उसको सिंपल अपना घोड़ा बेचना है, और वो उस घोड़े की विशेषताएं जो उसकी
खासियत है वो बढ़ा चढ़ाकर बताया था, जैसे कि भाई ये घोड़ा जो है रेस में हमेशा फर्स्ट आता है, ये घोड़ा कभी भी हारता नहीं है, ये घोड़ा जो है, और ये घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का है, ये सब बताकर वो उस घोड़े को बेच देता है। अब बाद में पता चलता है जो भी बोला था उसने वो झूठ था। तो जिस पर्सन को वो घोड़ा बेचा गया है वो कोर्ट में जाके ये प्रूव करे कि भाई उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, और कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वापस से कैंसिल करा के उसको जो अमाउंट है वो रिस्टोर कराएगी। बट याद रखना बर्डन ऑफ प्रूफ उसी इंसान पे होगा जो इसका बेनिफिट लेना चाहता है। लास्ट है मिस्टेक, जो कि सेक्शन 20 एंड 22 में डिफाइन करी गई है। मिस्टेक दो तरह से होती है, पहली यूनिलेटरल, सेकंड बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है कि भाई जो मिस्टेक है वो किसी एक पार्टी से हुई है। बायलेटरल मिस्टेक का मतलब है कि जो मिस्टेक हुई है वो दोनों पार्टी से हुई है। तो जब दोनों पार्टी मिस्टेक करेंगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। इसका एग्जांपल ये है कि जो घोड़ा खरीद रहा था या जिसने घोड़ा बेचा, उन दोनों को ही नहीं पता कि भाई घोड़ा मर चुका है, और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बाद में पता चलता है कि घोड़ा मर गया, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है कॉम्पिटेंसी, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर कौन कौन सकता है। ये सेक्शन 11 और 12 बताता है। तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वही इंसान कर सकता है जो 18 प्लस हो, जिसने एज ऑफ मेजोरिटी पाली हो, दूसरा साउंड माइंड का हो, पागल वागल ना हो, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कि लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो। इसमें कहने का मतलब यह है कोई अगर क्रिमिनल है जो जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या फिर सरकार ने अगर किसी को दिवालिया घोषित कर दिया है ऐसा इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें एक लैंडमार्क केस है, जो सेक्शन 11 जब भी आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको ये केस लॉ मैंडेटरी है लिखना, इसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। इस केस में क्या हुआ कि एक इंसान ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसे कुछ पैसे वैसे दे दिए। जब रिकवरी की बात आई तो उसने मना कर दिया, भाई मैं तो अंकल माइनर हूं, मैं कहां से दूंगा पैसे। अब वो चला गया कोर्ट, उसने केस फाइल करा रिकवरी के लिए। अब कोर्ट ने यहाँ पे दो बातें ऑब्जर्व करी। पहली कि जब वो माइनर था तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा क्यों, ये तो वॉइड हो गया एज पर सेक्शन 11। दूसरा, कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश करी जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पैसे माइनर को दिए हैं फॉर द नेसेसरी, जो कि एज पर सेक्शन 68 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी माइनर को उसके एजुकेशन के लिए, उसके फूड, शेल्टर, हेल्थ, अगर इन सब चीजों के लिए पैसा आप देते हैं तो वो आप उस माइनर से नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो उतना पैसा। तो कोर्ट ने इस केस में पैसा उसको नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पैसा दिया गया था उसे कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर करा। और इस केस में फर्दर कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि माइनर के केस में आप रेस्टिट्यूशन भी अलाउड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आपने दे दिया, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, जो भी आपने माइनर को दे दिया उसको आप रिस्टोर नहीं करवा सकते कोर्ट जाकर। अब इसके बाद एक और केस आया जो कि आपको लिखना चाहिए अगर आपको सेक्शन 11 का आंसर कंप्लीट करना है। केस का नाम है खानगुल वर्सेस लखा सिंह। ये 1928 का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि भाई एक जो माइनर था उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, मतलब कि अपनी एज छुपाई और एक इंसान के साथ कांटेक्ट कर लिया। अब जब रिकवरी की बात आई वापस से, तो वो इंसान वापस से कोर्ट गया कि भाई मेरी रिकवरी कराई जाए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये तो वॉइड है, क्योंकि माइनर के साथ एज पर सेक्शन 11 कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तो वॉइड होगा। बट कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई जो चीजें माइनर ने अपनी एज को छुपाते हुए जो बेनिफिट लिए हैं, एटलीस्ट वो तो दिलवाए जाए सामने वाली पार्टी को। तो कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई किया और ये हेल्ड किया कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एज पर सेक्शन 11 वो हम वॉइड मानते हैं, बट जो माइनर को जो भी बेनिफिट दिए गए हैं वो रिस्टोर कराए जाए। हाँ, अगर इस केस में माइनर को पैसे दिए गए हैं और वो पैसे उसकी कस्टडी में है तो आप उनको रिकवर कर सकते हैं। अगर वो माइनर ने वो पैसे कन्वर्ट कर लिए, लाइक फोन खरीद लिया या वॉशिंग मशीन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, जो भी एसेसरी या कुछ भी खरीद लिया, अगर एक बार वो पैसे कन्वर्ट हो गए तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अब जो सेक्शन 12 है वो अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इंसान पागल है तो अगर आप उसके साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो वॉइड होगा। बट जिस टाइम वो कांटेक्ट किया गया है उस टाइम अगर वो पर्सन साउंड था तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड माना जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में
अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में लिखेंगे तो वहां पे ये चीज जरूर मेंशन करें कि भाई अगर जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है साउंड माइंड है उस इंसान का तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो इंसान पागल है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब लास्ट एसेंशियल जो है सेक्शन 10 का वो है नॉट एक्सप्रेसली हेयर बाय डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे बता रखे हैं जहां पे अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो शुरू से ही शून्य होंगे, वॉइड होंगे। अब वो कौन कौन से सेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको अभी बताया सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी की बात करता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 प्लस का इंसान ही कर सकता है, और साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर इंसान जेल के अंदर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर किस सरकार ने किसी इंसान को दिवालिया घोषित कर दिया तो वो इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो शुरू से ही शून्य माने जाएंगे, उनकी लीगल जो वैलिडिटी है वो 0 होगी। दूसरा बता रखा है सेक्शन 23 से लेकर 30 तक, इन सेक्शन में बता रखा है कि इन सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे या एग्रीमेंट किए जाएंगे वो शुरू से ही शून्य होंगे, वॉइड माने जाएंगे। जैसे कि सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, और सेक्शन 24 में लिखा हुआ है अगर लॉफुल नहीं हुआ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेंगे वो 0 होंगे, शून्य होंगे शुरू से ही। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आपने किसी सुपारी किलर को कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ कि भाई एक्स पर्सन को मार दो, तो वहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है मर्डर वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। सेकेंडली जो सुपारी किलर है उसने जो पैसा लिया है उस इंसान से, वो जो कंसिडरेशन है वो भी अनलॉफुल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माने जाएंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 25। जनरल रूल ये है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, बट मैंने आपके साथ कुछ एक्सेप्शन भी इसके डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लव एंड अफेक्शन, अगर फादर अपने डॉटर को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो बेशक फादर साहब को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलता बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान कंपनसेट कर रहा है वॉलंटरी सर्विस के लिए किसी दूसरे इंसान की तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होंगे। इसके अलावा मैंने आपको टाइम बार्ड डेट के बारे में बताया था, गिफ्ट के बारे में बताया था, चैरिटी और रिमिशन के बारे में बताया था, तो ये सारे ही जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये वैलिड माने जाएंगे विदाउट कंसिडरेशन के। बट जनरल रूल आपको याद रखना है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगला जो सेक्शन है वो है 26। ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई मैं ताउम्र भर शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसकी एक्स वापस आ जाती है उसकी जिंदगी में तो फिर भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, उस इंसान को कोई शादी करने से रोक नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम ताउम्र शादी नहीं करोगे, अरे भाड़ में जाए ऐसे, हम तो शादी करेंगे भाई। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड माना जाएगा। बट इसका एक मात्र एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई माइनर शादी करता है तो उसको रोका जा सकता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 27, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ एग्रीमेंट किया है कि आप ये प्रोफेशन नहीं फॉलो करेंगे या फिर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते या ट्रेड नहीं कर सकते, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार भी है आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर। हाँ, अगर बात आएगी किसी कंपनी की गुडविल की तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मारुति की कंपनी है, उसने एक शोरूम खुलवाया किसी पर्सन के लिए, ये डील करी, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप सिर्फ मारुति की कार बेचेंगे, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 28, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि फ्यूचर में अगर कभी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो आप अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप कोर्ट ना जाकर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू उस मैटर को सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 29, जिसमें अनसर्टेन एग्रीमेंट के बारे में बात करी गई है। अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 3 घर है, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, एक मद्रास में है, अब आपने अपने फ्रेंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं और क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, तो यहां पर ऐसे जो एग्रीमेंट आपने किया होगा अपने दोस्त के साथ, उसमें आपने ये तो डिस्क्लोज नहीं किया कि आप दिल्ली वाला घर बेचना चाहते हैं या मद्रास वाला, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे।
हाँ, आपने एक चीज ये नोटिस करी होगी, इसीलिए जब भी कोई सेल डीड बनती है तो उसमें ये मेंशन होता है, घर का प्रॉपर नक्शा दिया जाता है कि भाई नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, घर के वेस्ट में क्या है और साउथ में क्या है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि क्लियरिटी आ पाए। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 30। ये बात करता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स की। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर आपको सट्टेबाजी का शौक है और अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1872 में। तो उन्होंने एक एक्सेप्शन ये रखा था कि भाई अगर आप घोड़े की रेस देखने जा रहे हैं और वहां पे आप घोड़े पे पैसा लगाते हैं 500 रुपए से ऊपर, तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे और उस घोड़े की रेस से जो भी विनिंग अमाउंट होगी वो आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो। अब अगला जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 56, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे मैंने आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक एग्जांपल दिया था कि भाई दोनों पर्सन घोड़ा खरीद रहे हैं और वो घोड़ा ही मर गया, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी घर को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो घर भूकंप से गिर जाए या बाढ़ में बह जाए, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वो वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसा कि मैंने आपके साथ अभी तक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे स्टेप्स वन बाय वन डिस्कस किए, उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस कैसे आती है, या फिर प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम इसके लास्ट स्टेज पर आ गए हैं कि भाई जब एग्रीमेंट एनफोर्स करा दिए जाएं लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज एच में लिखा हुआ है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख कर आएंगे एग्जाम में तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, सेक्शन 2 क्लॉज एच के एन एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कितने प्रकार की होती है। तो यहां पे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन स्पेशल टाइप्स। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। इसमें पहला जो आता है वो आता है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन में आ जाता है जैसे कि आप एग्रीमेंट करते हैं, उसमें व्हाट्सएप, बाय ईमेल या बाय कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, वो रिटन फॉर्म में होता है। वहीं ओरल, जब आप किसी को एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो वो ओरल एग्रीमेंट कहलाया जाता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। दूसरा आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, ये डिसाइड होता है कि एग्रीमेंट हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है बोर्डिंग ए बस। अगर आप किसी बस में जाकर बैठ जाते हैं तो क्या आपको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे? तो आंसर है यस, आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्यों? आपका कंडक्ट ये बता रहा है कि एग्रीमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल है इसमें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खा लेते हैं तो क्या लास्ट में आपको उस खाने का बिल पे करना पड़ेगा? तो आंसर है यस, आपका कंडक्ट ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसी को ही बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जो आप बाय द कंडक्ट एग्रीमेंट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है बेस्ड ऑन वैलिडिटी। वैलिडिटी के बिहाफ पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं? तो पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया कि भाई सारे जो एसेंशियल्स हैं जैसे कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तब जब एग्रीमेंट एनफोर्स होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बोला जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इनिशियल जब कॉन्ट्रैक्ट करा गया था तब वो वैलिड था, मतलब कि सारे एसेंशियल फॉलो करे गए थे, बट बाद में सिचुएशन ऐसी हो गई या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या शून्य हो गया। इसका एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी इंसान ने अपना घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कहा कि भाई मैं आने वाली 25 तारीख को मैं घोड़ा दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जैसे ही 25 तारीख आ रही थी 20 तारीख को घोड़ा मर गया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बिकम्स वॉइड है। थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों एलिमेंट पाए जाते हैं तो वहां पर जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराए या फिर उसको वैलिड होने दे। तो ये जो ऑप्शन है कैंसिल कराने का, इसी को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
कि एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। इसके बाद आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई इंसान है और वो सुपारी देता है किसी को मारने की, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई टेक्निकल एरर होती है, जैसे कि अगर मैंने कोई चेक इशू किया, उसमें डेट लिखना भूल गया या फिर साइन मिसमैच हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण वो जो चेक है वो पास नहीं हो पा रहा है। अब हम एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं कि भाई वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ये बच्चों के दिमाग में हमेशा ये डाउट रह ही जाता है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क ये है कि भाई जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वो शुरुआत से ही शून्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 11 कि अगर आप माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो शुरू से ही 0 है। और वॉइड एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2G में। इसी तरीके से अब हम आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं कि भाई जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम वो वैलिड था, लेकिन सर्कमस्टांसिस बाद में कुछ ऐसे बने कि वो वॉइड हो गया। तो इसका एग्जांपल है बिहार लिकर। जब बिहार की जो गवर्नमेंट है वो कानून उन्होंने बनाया और बिहार में लिकर को बैन किया, उससे पहले जितने भी टेंडर पास हुए होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, वो वैलिड होंगे, बट शुरू से वो वॉइड नहीं थे। इस कानून की वजह से वो वॉइड हुए, इसी को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें सेक्शन 65 अप्लाई होता है, जो भी आपने पैसे लेन देन करे होंगे वो रिस्टोर कर सकती है कोर्ट। और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है। तीसरा पॉइंट आता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो पहला है इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि दोनों ही पार्टीज ने जो भी प्रोमिसेस थे वो फुलफिल कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो वो आता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट जो स्टेज है वो है बेस्ड ऑन स्पेशल टाइप्स। तो इसमें दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक आता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता हो। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर बी का घर जला तो ए बी को 1 लाख रुपए देगा। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, किसी की गारंटी थोड़ी ना है कि भाई वो घर जलेगा ही जलेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ये कॉन्टीजेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि भाई अगर बी का घर जला तो ही ए बी को 1 लाख रुपए देगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोग बाग अपनी शॉप के लिए इंश्योरेंस लेते हैं कि भाई अगर मेरी शॉप में आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक सर्टेन अमाउंट देगी। तो ये जो डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट पे कि भाई फ्यूचर में आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे अर्ध वास्तविक संविदा, ये क्या होती है, जिसे हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते तो हैं लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये हम सेक्शन 68 से लेकर 72 के साथ पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 68 जो कि ये बात करता है कि आपने अगर माइनर को या लुनेटिक पर्सन को शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिकेशन, एजुकेशन अगर प्रोवाइड कराया है तो आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से। तो ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रियल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपको हेल्प करनी पड़ी, तो आप अपना जो पैसा है वो उस माइनर की या लुनेटिक पर्सन के प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 69 जो कि बात करता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई किराएदार है और वो अगर मकान मालिक का कोई बिजली का बिल भर देता है या फिर उसका हाउस टैक्स भर देता है तो वो बाद में वो पैसे को क्लेम कर सकता है। ये भी क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है। एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन पैसा क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 70 जो कि बात करता है नॉन ग्रेचुटियस एक्ट्स। तो इसे आप ऐसे समझिए कि मैंने किसी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म से अपने लिए खाना ऑर्डर किया और उसकी पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन ही कर दी। अब वो बाय मिस्टेक जो खाना है वो मेरे पड़ोसी को जाकर डिलीवर हो गया और उस पड़ोसी ने वो खाना खा भी लिया, तो क्या हम उस पड़ोसी से मैं अपने पैसे क्लेम कर सकता हूं? क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। तो आंसर है यस, मैं कर सकता हूं इस सेक्शन के तहत। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन 71
जो बात करता है फाइंडर ऑफ गुड्स की। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको रास्ते में कोई सामान मिल जाता है और आपको पता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है आप उसको रिटर्न कर दें। बट अगर आप ऐसा नहीं करते और उस गुड्स को आप यूज कर लेते हैं अपने ओन बेनिफिट के लिए, तो फिर सामने वाला जिसका वो गुड्स है वो आपसे क्लेम कर सकता है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बीच में कोजाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो लास्ट जो सेक्शन आता है हमारे पास वो आता है सेक्शन 72, जो कि बात करता है मनी और गुड्स अगर गलती से आपने किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं तो वो आप रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अपने दोस्त को पैसे भेज रहे थे और वो गलती से किसी थर्ड पर्सन को चले जाते हैं, तो उस थर्ड पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोजाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसको वो पैसे आपको वापस से देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी, जिसे हम हिंदी में संविदा की निजता का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो थर्ड पार्टी सी उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती। जा सकती है, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। एक्सेप्शन या अपवाद डिस्कस करने से पहले एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। केस का नाम है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन 1861। जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी केस में एस्टेब्लिश हुआ था भारत के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अपवाद। तो पहला जो एक्सेप्शन है वो है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट में जो केस आप लिखेंगे वो लिखेंगे चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस, जो कि 1882 का केस है। इस केस में क्या हुआ, जो चिन्नैया थी वो मदर थी और रमैया डॉटर थी। चिन्नैया ने अपनी डॉटर रमैया को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ये बोला कि आप अपने मामा को एक सर्टेन अमाउंट हर मंथली जो है डिपॉजिट करेंगे। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, चिन्नैया और रमैया के बीच में। रमैया ने वो जो अमाउंट डिसाइड हुई थी कि आप उस अलाउंस को डिपॉजिट करेंगे, रमैया उसमें फेल हो जाती है, वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करती। तो फिर जो इनके मामा होते हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और रमैया की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो मदर और मेरे बीच में हुआ है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी है, तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी अप्लाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी अप्लाई नहीं होगी, उसको बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ, इस केस में एक चीज आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि जो डीड बनी होगी इसमें सेल डीड वो रजिस्टर्ड होगी और रिटर्न में होनी चाहिए, तभी वो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट कहलाएगी। सेकंड है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट का मतलब है अगर फैमिली में पार्टीशन हुआ है और कोई एक एसेंशियल पार्टी उस टाइम वहां पर मौजूद नहीं थी, तो बाद में वो आके क्लेम कर सकती है, वो अपना जो भी राइट है उसको एनफोर्स करा सकती है। थर्ड है मैरिज सेटलमेंट। फोर्थ है असाइनमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट कोविनेंट रनिंग विद लैंड। ये सभी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी के एक्सेप्शन है, तो आप इन्हें एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो चलिए अब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या उपचार है और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सेक्शन 73 ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से किसी भी पार्टी को कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है तो वो कंपनसेशन के लिए जा सकती है। इसमें 3 कंडीशन ध्यान में रखनी होगी, फुलफिल करनी पड़ेगी 73 का अगर बेनिफिट चाहिए तो। पहली है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, दूसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटा होना चाहिए, और तीसरा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से कोई लॉस या फिर डैमेज होना चाहिए। अब यहां पर जो लॉस है वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है रिमोट लॉस। तो अब जो मैंने आपको बताया कि लॉस 2 तरीके से होते हैं, एक एक्चुअल और एक रिमोट, वो मैं आपको इस लैंडमार्क जजमेंट से बताऊंगा कि ये कैसे डिसाइड करती है कोर्ट के एक्चुअल और रिमोट में कौन सा कंपनसेशन दिया जाएगा। तो केस का नाम है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, 1854 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ, हेडले की एक मिल थी जिसमें एक मशीन का पार्ट टूट गया था और वो पार्ट को रिप्लेस कराने के लिए हेडले ने बैक्सनडेल कंपनी को वो रिप्लेस करने के लिए दिया। जो बैक्सनडेल था उसने वो पार्ट रिप्लेस करने में डिले कर दिया, जिसकी वजह से जो हेडले की मिल थी वो काफी दिनों तक बंद रही और इनको काफी सारा बिजनेस में लॉस हुआ। अब इसी लॉस को रिकवर करने के लिए हेडले ने बैक्सनडेल पर एक केस फाइल किया रिकवरी के लिए, कंपनसेशन के लिए। तो कोर्ट ने यहां पे ये हेल्ड किया कि जो बैक्सनडेल है उसको जो बिजनेस लॉस हुआ है हेडले को वो देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर
हेडले ने बैक्सनडेल को ये नहीं बताया था कि भाई अगर आप मेरे को इतने टाइम पीरियड में ये पार्ट रिप्लेस करके नहीं दोगे तो मेरा इतना इतना लॉस हो जाएगा, या मेरी जो मिल है वो इतने दिन के लिए बंद रहेगी और मुझे कोई बिजनेस लॉस होगा। क्योंकि कोर्ट ने इसको रिमोट डैमेजेस माना, इस वजह से यहां पे कोई भी कंपनसेशन हेडले को नहीं दिलवाया गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, वो है सेक्शन 74, जिसमें बोला गया है कि जो कंपनसेशन दिया जाता है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए दिया जाता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले लिख देते हैं कि भाई अगर किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर आपको इतने अमाउंट का कंपनसेशन दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपने अगर मेरी लॉ ऑफ टॉर्ट वाली वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने आपके साथ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जहां पर आप पहले से प्रीफिक्स नहीं कर सकते कंपनसेशन कि भाई कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्ट में आप ये फिक्स कर सकते हैं। इसी को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है, और यही फर्क होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में और लिक्विडेटेड डैमेजेस में। तो फाइनली हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म कर लिया है, एक तरह से मैराथन रही है, और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, और किस तरीके से करार बनता है या कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितने भी टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे 1 बाय 1। कॉन्ट्रैक्ट 2 भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा आने वाले दिनों में, तो आप इस चैनल पे बने रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।